वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो हम कर रहे थे डेटाबेसेस का सेटअप। तो हमने नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी का इस्तेमाल किया था। तो उसके अगेंस्ट हमने एक CRUD टाइप फाइल क्रिएट की थी जिसके अंदर टूडू को हमने एक टूडूज क्रिएशन की एपीएस बनाई थी जिसमें हम मोंगोडीबी को कनेक्ट कर रहे थे। एंड उसके कनेक्शन के बाद फिर हमारे पास टूडूज फेच करने के लिए हमने एक राउट बनाया था। देन सिंगल टूडू फेच करने के लिए एक राउट बनाया था। टूडूज बाय टाइटल अगर हमने फेच करना है, टूडू को क्रिएट करना है अगर, और डिलीट करना है टूडू को, और अपडेट करना है, ये कुछ राउट्स हमने बनाए थे। उसी से मिलता जुलता अब हम मज़ीद कुछ काम करेंगे कि कैसे हम जो है सेम काम एसक्यूएल डीबी से कर सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर डेफिनेटली हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो नो एसक्यूएल के अंदर ये लिमिटेशन नहीं होती है कि आपने पहले टेबल को ऑर्गेनाइज करना है या टेबल के कौन कौन से कॉलम होंगे उनकी टाइप्स डिफाइन करना, वो चीज़ें एसक्यूएल में नहीं होती हैं। नो एसक्यूएल के अंदर नो एसक्यूएल में नहीं होती है, एसक्यूएल के अंदर वो हमें करना पड़ता है। तो एक तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि किस तरह हम एसक्यूएल के साथ सेम काम जो है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम टूडू वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो टेक्निकली तो हम इसके अंदर भी स्कीमा का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम राइट वे उसको बोल देते हैं कि इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, क्रिएटेड डेट आपने सेव करना है। लेकिन हर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट कीज़ हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम हमेशा एक स्टैटिक जो है वो कीज़ रखते हैं ताकि जब हम रीड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें आसानी होती है। अच्छा, आज एक तो हमें ये देखना है कि जब हम एसक्यूएल डीबी के साथ यही सेम ऑपरेशंस करेंगे तो हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, और एसक्यूएल के अंदर हम क्यूरीज वगैरह कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि कुछ जो है वो क्लैरिटी हमें हो सके। उसके लिए जिस तरह हम चूँकि क्लाउड वाली डीबी ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोकल सेटअप नहीं कर रहे हैं डेटाबेस का, अगर हम वो भी करेंगे तो उसको भी हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। तो हमने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस को एज अ सर्विस की को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी लोकल डीबी जो है वो सेटअप करते हैं। तो उसमें 2-3 टूल्स हैं जो फ्री में डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। हम चूँकि पोस्टग्रेसक्यूएल पढ़ना चाह रहे हैं तो सुपरबेस एक टूल है जिसकी मदद से आप फ्री डेटाबेस के इंस्टेंस बना सकते हैं, और न्यू4जी करके एक टूल है जिसकी मदद से आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी डीबी का, और उसके अंदर हम अपनी डेटाबेस सेटअप जो है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास वर्सल भी हमें प्रोवाइड करता है पोस्टग्रेस डीबी को फ्री में सेटअप करने के लिए। तो हम सब में करेंगे सेटअप। neon.tech करके है ये वेबसाइट जहाँ से हम फ्री में पोस्टग्रेस का इंस्टेंस जो है वो बना सकते हैं। हम लॉगिन कर सकते हैं इसका, जिस तरह यूजुअली हमने एटलस क्लाउड पे किया था, सेम इसकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। वर्सल के ऊपर भी हमें लॉगिन करना है, तो मैं ईमेल से करके देखता हूँ, माइट भी मेरा अकाउंट इस पर ऑलरेडी बना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह हमने मोंगोडीबी एटलस पे किया था, तो हमें अगर हम कोई भी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका कनेक्शन कैसे बनना है वो चाहिए होता है। अच्छा, कनेक्शन बनाने के लिए लेट्स सपोज हम वर्सल पे हैं, तो वर्सल पे हमें उसकी डिटेल्स लेनी है
कि उसका डेटाबेस का यूआरएल क्या है, उसकी जो भी ऑप्शंस हैं डीबी होस्ट वगैरह वो हमें लेने होते हैं। और अगर सेम हम अगर न्यून पे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, कोई भी मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंट क्लाउड पे, ये 2 क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। तो टेक्निकली फिर neon.tech वाले ऐसी कंपनी है जो अपने बैकग्राउंड के अंदर AWS या Azure को यूज़ करते हैं और वो खुद सर्विस देते हैं। तो हम डायरेक्टली AWS Azure से भी ले सकते हैं या इनको एज एन प्रोवाइडर यूज़ कर लें। तो इसको हम रख लेते हैं मे बी फास्ट API, और अभी के लिए जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेटअप हैं वो कर लेते हैं। जैसे मैंने पोस्टग्रेस पे क्लिक किया है तो उसके पैरामीटर के अंदर वो मुझे उसकी सारी डिटेल दे रहा है कि आप इस DB को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ इसका कनेक्शन, अब नज़र आ रहा है। तो ये इसने यानी समझो जिस तरह हमें MongoDB में था ना, यहाँ पे MongoDB का था सेटअप लिखा हुआ, यहाँ पे फिर उसका पासवर्ड यूज़र नेम था और साथ में पासवर्ड था, उसके बाद URL था उसका। तो सेम ये भी उसी तरह का हमें URL या कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम इससे लेते हैं वर्सल से लेते हैं तो वर्सल भी सेम इसी तरह का URL हमें प्रोवाइड कर देगा, postgres.js। तो यहाँ पे इसका होस्ट अपलोड कैसे करना है, PG यूज़र, मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो इसके मिल जाएंगे। अगर हम शो सीक्रेट करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं सीक्रेट्स। तो इधर से भी हमें मिल रहा है और सेम चीज़ हम सुपरबेस से भी ले सकते हैं। मल्टीपल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही क्लाउड से डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है। तो आपको जिधर से अच्छे रेट्स या अच्छी ऑप्शन मिल रही हो तो हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या अगर हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट में लिमिटेशन है कि मुझे सुपरबेस इस्तेमाल करनी है तो हम सुपरबेस पे जाके इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। अगर न्यून पे इस्तेमाल करने का ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें हमें अच्छे रेट्स मिल रहे हैं तो हम उस पर इस्तेमाल कर लेंगे। डेटाबेस पोस्टग्रेस SQL ही है। अब क्लाउड प्रोवाइडर कौन सा है हमारे लिए मैटर नहीं करता है, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होगा हमने उससे कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है कि DB से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बाकी का रेस्ट ऑफ चीज़ें वो खुद से मैनेज करता है। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अब DB को कनेक्ट करने के लिए एक तो हम कोड से कनेक्ट करते हैं और उससे डेफिनेटली CRUD अप्लाई करेंगे। हम कोई भी जैसे टू डूज क्रिएट कर रहे थे, टू डूज डिलीट अपडेट, तो वो DB से कनेक्ट करके हम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ऑप्शन जो है कि हमने अगर DB अपनी देखनी हो कि उस DB में कौन कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर कौन कौन से टेबल्स हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स या टेबल्स क्रिएटेड हैं और उसमें कौन सी रोज स्टोर हैं। 2 ऑप्शन होते हैं जब भी हम क्लाउड पे काम करते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि क्लाउड इटसेल्फ हमें एक एडिटर देता है, जैसे हमने लास्ट टाइम याद हो आपको MongoDB एटलस के अंदर UI से जाके नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया था। तो सेम इस तरह इनके एडिटर में भी होता है। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना SQL एडिटर, तो यहाँ पे जितने भी इसके कॉलम टेबल वगैरह होंगे तो हम इसको रन टाइम पे यहाँ से भी देख सकते हैं और इवन कोई क्यूरीज अगर क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं रन करूँगा ऑटोमेटिकली मेरे टेबल भी क्रिएट हो जाएंगे, जैसे ये टेबल क्रिएट हो गया और उसकी इंफॉर्मेशन उसकी हिस्ट्री सारी मैं इसके थर्ड पार्टी टूल से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं सुपरबेस में जाता हूँ और कोई भी इंस्टेंस बनाता हूँ जैसे ये है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है बन रहा है, थोड़ी देर में बन जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह हम NoSQL के अंदर UI से ही अपने टेबल बना सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हम वहाँ पे कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई DB क्रिएट कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम SQL में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सुपरबेस को एज अ क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो इसका एक अपना पूरा एडिटर है जिसकी मदद से आप नया टेबल, जैसे न्यू टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल का नाम देंगे, जैसे टू डूज क्रिएट करके हम कर सकते हैं। और उसके बाद उसके कॉलम कौन कौन से होंगे, चूँकि SQL के अंदर हमें अपना स्कीमा फिक्स करना पड़ता है तो पहले से डिफाइन करना है।
तो उसकी वो ऑप्शंस वगैरह दे रहा है, और जो चीज़ें हम यहाँ से डिफ़ाइन करना चाहते हैं करने के बाद हम सेव करेंगे तो हमारा नया टेबल बन जाएगा। तो ये सारी यूआई क्लाउड प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है जो हम सुपरबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वर्सल का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अपनी यूआई जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और न्यून टेक वाले भी अपनी यूआई एसक्यूएल एडिटर के नाम से जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अपना सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने एसक्यूएल के अंदर ज़्यादा काम करना होता है, बहुत सारी क्यूरीज चलानी होती हैं, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी क्लाइंट या सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिसकी मदद से आप डीबी का ओवरव्यू देख सकते हो, और वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मुराद कि वट एवर क्लाउड आप यूज़ कर रहे हैं आप सेम क्लाइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है ना वो है टेबल प्लस। ये टेबल प्लस एक ऐसा समझो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम इस सॉफ्टवेयर को पहले अपने लोकल में इंस्टॉल करेंगे, उसकी मदद से हम किसी भी डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उस डीबी का मेरे पास यूआरएल है, उसका होस्ट है, उसका पासवर्ड है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस डीबी को कनेक्ट करके उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें देखने हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हैं, वो मैं देख सकता हूँ। मैंने ये देखना है कि एक टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं, मैं वो देख सकता हूँ। अगर मैंने कोई नया डाटा ऐड करना है वो भी मैं यूआई से ऐड कर पाऊँगा। तो मतलब बगैर कोड को कनेक्ट किए आप अपनी डेटाबेस के साथ टेबल प्लस की मदद से कनेक्शन बना सकते हैं और उसका पूरा ओवरव्यू डीबी का देख सकते हैं, उसमें सारी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अज्यूम करें हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोड के थ्रू तो हम ऑपरेशन करेंगे, कनेक्शन भी बनाएंगे, नए टेबल भी क्रिएट करेंगे, हम जो है उसके अंदर एडिटिंग भी करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन वो सारे काम इनफ नहीं है, क्योंकि हमें जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो हमें डेटाबेस का ओवरव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कौन कौन से टेबल्स हैं और टेबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो लॉजिक बनाने में हमें हेल्प करते हैं। अगर हम कोड के थ्रू करते हैं तो हम फिर क्यूरी करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको प्रिंट करेंगे, फिर देखेंगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू यूआई से मैनेज करना वो ज़्यादा ईजी है। तो हम टेबल प्लस को डाउनलोड कर लेंगे, आप विंडो के लिए करेंगे, मेरे पास मैक में ऑलरेडी मेरे ख्याल से होगा टेबल प्लस है। मैं इसको हिट करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो टेबल प्लस के कनेक्शन आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं इसके प्लस यहाँ बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत सारी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जैसे जिसमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, अमेज़न रेडशिफ्ट, माई एसक्यूएल, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, क्लिक हाउस, बिग क्यूरी, लिब एसक्यूएल, क्लाउडफ्लेयर, मोंगो, रेडिस एसक्यूएल लाइट, बहुत सारी कॉकरोच, बहुत सारी ऐसी डेटाबेसेस हैं जिनके साथ टेबल प्लस की मदद से कनेक्शन बनाया जा सकता है और उसका ओवरव्यू लिया जा सकता है। अच्छा, ये एसक्यूएल के लिए जो टेबल प्लस है वो एसक्यूएल डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, उसमें जितनी भी एसक्यूएल की डेटाबेसेस हैं आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, सही है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे नो एसक्यूएल डेटाबेस था, जैसे मोंगो डीबी हमने इस्तेमाल किया था, एक तो अटलस का क्लाउड है, उसका एडिटर है, और वो अगर हम सुपरबेस या वर्सल क्लाउड या हम न्यून टेक यूज़ करते हैं तो उनके भी ऑप्शन है वो। तो उसके बावजूद जो है वो फुल फ्लेज एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने डीबी का ओवरव्यू देख सकते हैं। तो नो एसक्यूएल के अंदर भी ये ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पस, मोंगो डीबी कॉम्पस। इसकी मदद से भी आप अपनी डीबी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये नो एसक्यूएल के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल प्लस एसक्यूएल डीबीज के लिए मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मोंगो डीबी कॉम्पस जो है वो नो एसक्यूएल डीबीज के लिए होता है। जब तो लास्ट टाइम हमने एक कनेक्शन बनाया था, अगर हम उसी डीबी को कनेक्ट करें कॉम्पस के साथ तो हमने क्या किया था, नहीं मेरे ख्याल से मोंगो डीबी को सपोर्ट करेगा ज़्यादा, चूँकि मोंगो डीबी ही एक ऐसी डेटाबेस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नो एसक्यूएल में, तो हमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके साथ जाते हैं। फायरबेस का जो अपना व्यू अंडर व्यू क्लाउड के ऊपर उसका अपना एडिटर है वो भी काफ़ी अच्छा है। ज़रा अटलस के ऊपर थोड़ी डिफ़िकल्टी हमें ज़्यादा होती है उसकी जो यूआई वगैरह है मैनेज करने में। इसी तरह जैसे अभी हम सुपरबेस पे, वर्सल पे, इन पे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करते हैं रेदर देन कि उसके पूरे कोई भी क्लाउड पे हम लेट्स सपोज कोई बंदा कहता है कि मुझे अज्योर पे यूज़ करना है, डिजिटल ओशन पे मैंने डेटाबेस बनानी है, तो रेदर देन कि हम वहाँ पे कंफ्यूज होते रहें या यहाँ वहाँ पे हम सारा उसका क्लाउड सीखें, तो हम अगर एक सॉफ्टवेयर सीख लें या टेबल प्लस सीख लें
और जब भी हमने अपनी डेटाबेस को यूआई से हैंडल करना है, मतलब उसको देखते हुए हैंडल करना है, तो हम टेबल प्लस का इस्तेमाल करें। तो फिर कोई भी क्लाउड वो मैटर नहीं करता, चाहे आप AWS क्लाउड पे हैं, Azure क्लाउड पे हैं, गूगल क्लाउड पे हैं, डिजिटल ओशन है, वर्सल है, सुपरबेस है, न्यूनटेक है, कोई भी क्लाउड है मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमने क्लाउड से लेना है कनेक्शन की स्ट्रिंग, वो दे के हमने टेबल प्लस में कनेक्शन बना लेना है, तो मैंने अपनी DB के साथ कनेक्ट हो जाना, तो सारी यूआई मेरे पास स्टैंडर्ड आ जाएगी। तो इसलिए हम एक सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि हम हर क्लाउड की यूआई को सीखें। समझ रहे हैं? हर क्लाउड की यूआई से भी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम लेट्स सपोज अगर हम टेबल प्लस से यूज टू हो जाते हैं, तो अब हम कोई भी क्लाउड है तो मुझे मैटर नहीं करता है, तो हम उससे कनेक्शन स्ट्रिंग लेते हैं टेबल प्लस में। लेट्स सपोज अगर हम टेबल प्लस में आते हैं, पोस्टग्रेस पे क्लिक करके मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक विंडो बनाता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, लाइक आपकी डेटाबेस का होस्ट क्या है, अब ये कौन देगा, क्लाउड वाला। वो पूछेगा पोर्ट नंबर क्या है, ये कौन देगा, क्लाउड वाला। वो पासवर्ड पूछेगा, वो भी हमने क्लाउड से लेना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड से लेके इसमें हिट करेंगे, तो ये हमारी DB के साथ उसका कनेक्शन है बना देगा। सही है? तो अब ये मैटर नहीं करता है कि ये आपकी DB कौन से क्लाउड पे है, हम क्लाउड इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमने जिस भी क्लाउड की DB पे है उस वहाँ से हमने कनेक्शन की स्ट्रिंग लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कनेक्शन की स्ट्रिंग लेनी है। NoSQL में तो हमने ली थी ना, अटलस क्लाउड पे जाके फिर हमने कनेक्ट पे क्लिक किया था, तो फिर हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई थी, जिस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने फिर कहाँ पे रखा था, .env पे क्यों रखते हैं हम, गिट पे नहीं भेजना, तो ये वाला था, ये मैंने कॉपी कर लिया .env से। MongoDB कंपस में आके ये पूछ रहा है न्यू कनेक्शन, मैंने न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी चीज़ थी उसको ख़त्म करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब अगर मेरा ये URI ठीक होगा तो मेरा इससे कनेक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है वो बन गया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, देखें सारी डेटाबेसेस मुझे दिखा रहा है और न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ये वही फीचर है जो मुझे अटलस क्लाउड भी अपनी यूआई पे दे रहा था, लेकिन ये ज़रा फुल फ्लैज मुझे एक सॉफ्टवेयर मिल गया कंपस, तो उससे आसानी क्या होगी, लेट्स सपोज अगर मैं डिजिटल ओशन पे MongoDB का इंस्टेंस बनाता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसकी यूआई भी, उसको पूरी डेटाबेस को हैंडल कर लूँगा। अगर मैं AWS पे बनाता हूँ तो फिर भी कर लूँगा। अगर मैं जो है वो किसी भी क्लाउड पे जाके MongoDB का इंस्टेंस बनाता हूँ, तो उससे मुझे URI और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, तो कंपस को इस्तेमाल करके मैं अपनी डेटाबेस पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे अगर हम लास्ट टाइम देखें तो उसका नाम हमने क्या रखा था, शायद FastAPI DB रखा था ना, तो उसमें टू डूज करके हमने कलेक्शन बनाया था, तो उसमें ये लर्न डेटाबेस, पोस्टमैन, डिस्क्रिप्शन 2, ये 2 हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे। अगर आपने नया डाटा ऐड करना है तो यहाँ ऐड डाटा करके ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है। इवन आप पूरे का पूरा डाटा यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और नया डाटा इसमें बल्क के अंदर किसी जेसन या CSV से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई क्लाइंट डंप फाइल दे देता है और आपको URI दे देता है, तो आप वो कहते हैं कि इसके अंदर मजीद रिकॉर्ड ऐड कर दो, कोई CSV आपको दे देता है या कुछ भी, तो आप इस रेदर देन पूरे कोड से करें, आप यहाँ पे आके CSV अपलोड करेंगे तो वो सारे रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर अपडेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए UI से मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा आसान रहता है। फिर हमें रिकॉर्ड भी नज़र आ रहे होते हैं, लाइक इस डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस हैं, एक कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्टैट्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में। और लेट्स सपोज उसके अंदर कौन कौन सी कीज़ हैं वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, और कलेक्शन का नाम क्या है वो भी देख सकता हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना जो है वो आसान हो जाता है। तो अज्यूम करें कि डेटाबेस किसी ने पहले से बनाया हुआ है, वो कहता है मुझे APIs बना दो, तो अब मुझे कहीं ना कहीं से उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कलेक्शन है ये तो देखने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए फिर मैं MongoDB कंपस के अंदर अपनी URI डाल के सारी UI देख लूँगा, फिर मुझे पता लग जाएगा कि नाम हमने टू डूज रखा हुआ है, फिर टू डूज की मदद से मैं फिर वहाँ पे अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा। सही है? तो इसलिए UI वाला सॉफ्टवेयर हमें ऑलवेज चाहिए होता है जब भी किसी भी डेटाबेस के अंदर हम काम करते हैं। तो ये तो हो गया NoSQL का, जो हमने लास्ट टाइम कोड में भी कर लिया है और उसका मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिया है। इवन अब लेट्स सपोज अगर हम कोड की API से नई रिक्वेस्ट करके नया टू डू क्रिएट करते हैं, वो इधर आएगा या नहीं?
आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला मोंगोडीबी कंपास भी उसी इंस्टेंस को ही कनेक्ट कर रहा है जिसको मेरे कोड ने कनेक्ट किया हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने एक डीबी बनाई है तो उस डीबी को एक ही कनेक्शन बन सकता है, उसको लाखों कनेक्शन बन सकते हैं। लाइक ये मोंगोडीबी कंपास ने भी उसके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, एक कोड ने एक कनेक्शन बनाया हुआ है, कोई दूसरा कोड है वो भी सेम डीबी को कनेक्ट कर सकता है। तो जितने भी आप टूल यूज करना चाहें सेम डीबी को कनेक्ट करने में सेम टाइम में तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन है नहीं है। हाँ जी, डायरेक्टली यूजर तो नहीं होंगे, क्योंकि यूजर को हम अगर क्रेडेंशियल्स दे देते हैं, जैसे अगर मैं आप सबको क्रेडेंशियल दे देता हूँ ये URI, तो अब सब लोग भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे होता नहीं है। ऐसे फिर ना लेट्स सपोज हम अपनी डीबी को पब्लिक तो नहीं कर सकते ना, उससे क्या होगा कि सब यूजर को मैं दे दूंगा तो मैंने इतना डाटा क्रिएट किया, कोई दूसरा यूजर डिलीट कर देगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए URI जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो लीक हो गई तो इसलिए हमने उसको ENV में रखा था, क्योंकि उसको लीक करना जरूर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लीक हो गई तो पूरा डाटा लीक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, तो हमेशा उसको सीक्रेट स्पेस पे रखा जाता है, सीक्रेट प्लेस पे जहाँ कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके, और वहाँ पे ही रिक्वेस्ट के थ्रू यानी कोड के थ्रू ही हम अपनी डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। बात समझ रहे? तो इसलिए कभी भी उसके थ्रू हम कनेक्शन नहीं बनाते हैं। इसके ऊपर लेवल की सिक्योरिटी भी मैंने बताई थी, जो वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। ये तो है डेटाबेस की यूज़र के नाम के साथ कनेक्ट करना। अब अगर मेरा IP वाइट लिस्ट नहीं है तो मैं फिर भी लेट्स सपोज मेरे पास URI आ भी जाती है, तो जब तक मेरा IP वाइट लिस्ट नहीं है मैं इस DB से कनेक्ट नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब हमने तो वहाँ पे स्टार लगा दिए थे ना, लाइक 000 करके हमने सारे IP पब्लिक कर दिए थे, लेकिन हम प्रोडक्शन लेवल पे ऐसे नहीं करते। हम सिर्फ उस IP को एक्सेस देते हैं जिसको हम अटेंशनली देना चाहते हैं। तो अगर कोई चोरी कर भी ले, लाइक कोई किसी भी तरह से हैक कर ले, हमारी डेटाबेस की URI को रीड कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारी डेटाबेस तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी लगाई हुई है। एक तो डेटाबेस की अपनी सिक्योरिटी है यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, और उस डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर हमने एक सिक्योरिटी लगाई होती है जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। और उसमें क्या है कि आप स्पेसिफिक IP को एक्सेस देते हो। तो लेट्स सपोज अगर आप डेवलपर हो तो एक तो है कि जहां हमारा कोड डिप्लॉय है तो वो उस सर्वर के IP को हम एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि वो तो हमारा ही कोड है ना, वो कि हमें पता है कि इससे कनेक्ट करेगा। फिर अगर कोई डेवलपर कोडिंग कर रहा है तो वो लोकल में उसका कोड कर रहा है तो उसको भी एक्सेस चाहिए होगी, तो उसका भी हम IP डालते हैं और साथ में नाम लिखते हैं कि ये IP इस पर्सन का है, ये IP इस पर्सन का है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो पता लग जाएगा कि किस IP से हुई है। जिस IP से हुई है फिर हम उसको पकड़ सकते हैं कि आपने ये वाला डाटा रिमूव किया या ऐड किया या व्हाटएवर। बस समझ रहे? तो इसलिए हमेशा हम अपनी डेटाबेसिस को इस तरह से सिक्योर बनाते हैं। खैर ये तो मोंगोडीबी कंपास और जो हमने CRUD लास्ट टाइम अप्लाई कर लिया था उस पर हमें हैंड्स ऑन स्किल होनी चाहिए। हम एक स्टेप आगे आज जाएंगे, वो है NoSQL डेटाबेसिस को मैनेज करना, SQL डेटाबेसिस को मैनेज करना। अब SQL के अंदर चूंकि हमने DB यूज़ करनी है पोस्टग्रेस SQL, अब उसका ओवरव्यू देखने के लिए उस DB को UI से मैनेज करने के लिए हम टेबल प्लस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि टेबल प्लस ही एक सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप SQL प्रीव्यूअर है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडी है जिसको इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है वो टेबल प्लस है। टेबल प्लस में काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं और हम इससे ऑलमोस्ट हर काम कर सकते हैं जो हम कोड में कर सकते हैं। तो इसलिए टेबल प्लस पे ही हम अपनी ग्रिप जो है वो बनाएंगे। इसको यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू अदर किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़्यादा आसान है। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि हम कनेक्शन कैसे बनाएं ना। ये तो सारी चीज़ें हमने देख ली कि टेबल प्लस का इस्तेमाल करना है UI देखने के लिए एंड सो ऑन। अब हमने कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है। अब डेटाबेस का इंस्टेंस बनाने के लिए दो ऑप्शन है, लोकल में सर्वर रन करना या क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ करना। तो हमने कहा कि हम क्लाउड बेस्ड सर्विस में जाएंगे। अब क्लाउड बेस्ड सर्विस में मैंने 3 सर्विसेज आपको बताई हैं जिनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों फ्री हैं, जिसके अंदर एक वर्चुअल क्लाउड है और सुपरबेस है और तीसरी neon.tech कंपनी है। तीनों से हमें इंस्टेंस जो है वो मिल जाता है। अच्छा अगर हम सुपरबेस की मदद से जाएं तो हम क्या करना, कैसे मिलेंगे हमें यहाँ पे आगे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट्स के अंदर से
यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके, तो मैंने एक अभी आपके सामने क्रिएट किया था, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे प्रोजेक्ट का व्यू आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन, उसमें भी था ना कनेक्ट का बटन अटलस के अंदर भी, नो एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल में भी अगर हम सुपरबेस यूज़ कर रहे हैं तो सुपरबेस भी हमारे लिए पोस्टग्रेस का इंस्टेंस ही बनाती है। तो अगर हम उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कनेक्ट का बटन जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि आपने किस चीज़ से कनेक्ट करना है, उसके मुताबिक आपको कोड दे देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि हमने एज एन URI जो है ना, वो मुझे URI दे दो। URI क्या होता है कि उसमें पासवर्ड भी, सारी चीज़ें उसी के अंदर ही मेरे पास सेटअप होती हैं। अच्छा, आप लेता इसके मल्टीपल ORMs के ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे URI को, कनेक्शन स्ट्रिंग को। अच्छा, अब URI के अंदर यहाँ पे अगर आए तो ये हमें पूरी एक URI प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कोड के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे इसका एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, पोस्टग्रेस DB, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह नो एसक्यूएल में था MongoDB प्लस SRV और उसके बाद ये $/ तकरीबन उसी तरह का ही है। साथ में ये यूज़र नेम आ गया, तो इसमें पोस्टग्रेस यूज़र नेम है। उसके बाद हमने क्या रखा था, उसका पासवर्ड। तो यहाँ पे वो कह रहा है योर पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है ना वो न्यू टैब में कॉपी करके रखा था, यही सेम पेस्ट हम ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद @ अब ये हमारा होस्ट का URL आ गया है, उसके बाद पोर्ट नंबर है और उसके बाद डेटाबेस का नाम है पोस्टग्रेस। सही है। अब ये पूरी मेरे पास एक URI जो है वो बन गई है। इसको ही मैं सेम को कॉपी कर लेता हूँ, इस URI को टेबल प्लस में आता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट फ्रॉम URL, एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, इंपोर्ट फ्रॉम URL। इसके अंदर वो जो मेरे पास कॉपी कनेक्शन है वो इसमें उसने पेस्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो ये सेम वही है, यूज़र का नाम पोस्टग्रेस और पासवर्ड कौन सा था, *3। तो सेम *3 पासवर्ड, वो सारी चीज़ें। मैं इसको इंपोर्ट करूँगा ना तो ये क्या करेगा, उसमें से जो चीज़ें जिस वेरिएबल में रखनी है वो खुद ही रख देगा। लाइक हमें अगर हम इसके अंदर आए तो जो @ के बाद वाला ये वाली चीज़ होती है ना, .co तक इतनी, इसको हम होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो अगर हमने वो URL इंपोर्ट किया है तो उससे हुआ क्या है कि उसने DB से लेके .co तक होस्ट में रख दिए खुद से। अगर हम इंपोर्ट फ्रॉम URL करते हैं तो हमें खुद से मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, या हम मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर लें। तो @ से लेके .co तक, यानी कोलन से पहले तक, इसको होस्ट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पोर्ट नंबर है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दिया, तो सेम वही पोर्ट नंबर, तो कोलन के बाद पोर्ट। इस / के बाद ये DB का नाम होता है, तो DB का नाम क्या है, पोस्टग्रेस। तो उसने डेटाबेस के नाम के अंदर क्या रख दिया, पोस्टग्रेस रख दिया खुद से। अच्छा, उसके बाद शुरू में @ से पहले, यानी होस्ट शुरू होने से पहले यूज़र नेम और साथ में क्या होता है, तो यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, जो भी उसका पासवर्ड है वो। तो अगर आप यहाँ पे हम आए तो यूज़र नेम में उसने पोस्टग्रेस और पासवर्ड में उसने पासवर्ड खुद से पेस्ट कर दिए। तो हुआ क्या टेक्निकली कि मैंने URI वहाँ से कॉपी की, यहाँ पे आया, प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट फ्रॉम URL। अब इंपोर्ट फ्रॉम URL के अंदर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि होस्ट क्या है, यूज़र क्या है, चीज़ें। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट की, उसने सारी चीज़ों को खुद से इंपोर्ट करके इस तरह की एक UI जो है वो मेरे लिए खड़ी बना दी। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि इस कनेक्शन को नाम दे दें, क्योंकि हो सकता है कि हम 3, 4, 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, तो 5-6 DBs के नाम इधर आएंगे। तो वो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे भी देखो तो मैंने बहुत सारे DBs के नाम यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप किए हुए हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर एक DB मैंने पहले से सेटअप कर ली है तो मैं इस पर क्लिक करके जब मैं
अंदर डाइव करूंगा तो ये क्या करेगा, उससे मेरा कनेक्शन खुद ही बना देगा। अभी तो कनेक्शन नहीं बना, कोई एरर आया, लेकिन टेक्निकली मुझे बार बार फिर इंपोर्ट यूआरएल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक ही दफ़ा कनेक्शन बना देगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कनेक्शन का यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ फास्ट एपीआई एसक्यूएल, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है, या एआई कोर्स बोल देता हूँ, एआई कोर्स, ठीक है, डीबी का नाम एआई कोर्स, साथ में सुपर बेस रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आइडिया हो कि सुपर बेस का ये कनेक्शन है। इस पे मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा पहले। अगर तो एरर नहीं आता है तो ये कनेक्ट कर जाएगा, अगर एरर आता है तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि अभी नहीं कर रहा है, इसका रीज़न हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा। कनेक्ट ट्रांसफर होस्ट नेम डीबी डॉट समथिंग समथिंग, इस पे वो कह रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या हो सकती है वो हमें फिगर आउट करनी है। अच्छा, ये तो होस्ट है मेरा यहाँ पे, अच्छा हम जाएंगे इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग में एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए कि कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा, और डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल आईपी पे है, इसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऐड कर लें, लेकिन अभी के लिए हमें कनेक्शन बना रहे हैं, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड भी बाद में, अभी तो फिलहाल कह रहा है कि होस्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम दोबारा इधर से टेबल प्लस में मैं एक दफ़ा अगेन टेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करके। अगेन मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसको टेस्ट करने की कोशिश की है, लेट्स सी अब होता है या नहीं। इंटरनेट तो चल रहा है ना हमारा, क्योंकि इंटर क्लाउड पे जब भी कोई डेटाबेस इस्तेमाल करनी है वेरीफाई करना है कि इंटरनेट चल रहा हो, क्योंकि इंटरनेट बंद होगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन टाइम हम अगर ये ग्रीन मार्क करे तो इसका मतलब है कि इसका कनेक्शन बन सकता है। तो सुपर बेस वाला नहीं कर रहा अभी, उसमें कोई सेटिंग या तो ऐसी है जो इसको कनेक्ट नहीं करने दे रही, या उसको देखते हैं अभी। लेकिन ये न्योन टेक वाला तो कनेक्ट हो रहा है, इसमें ये ग्रीन कर रहा है तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो सकता है। तो इसको हम न्योन टेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कलेक्ट किया तो इसने मुझे शो कर दिया, यानी इसके अंदर आ गया, इसका मतलब है कि कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें भी मैंने क्या किया, अगर हम दोबारा भी इसको करके देखें,
न्योन टेक के ऊपर मैं गया तो इसके ऊपर भी यहाँ कनेक्ट का बटन है। तो नॉर्मली हर क्लाउड के अंदर ये कनेक्ट का बटन आपको नज़र आएगा। उस पर ये पासवर्ड इसने ऐसे हिडन किया हुआ है, लेकिन मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो वो शो कर देता है पासवर्ड। इस सारी लाइन को कॉपी किया, हम पोस्टग्रेस में गए, सॉरी टेबल प्लस में इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, उसको पेस्ट करके इंपोर्ट किया और साथ में टेस्ट पे क्लिक किया। अगर तो ग्रीन आ रहा है तो अगर ग्रीन आ रहा है तो मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो अब कनेक्ट हो रहा है। अगर ग्रीन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कोई भी इशू इसके साथ चल रहा है। एक चीज़ और आप ट्राई कर सकते हैं, समटाइम हमारे इंटरनेट के ऊपर जो है इसके अंदर कोई प्रॉक्सी या कोई ऐसी चीज़ लगी होती है जिससे डीबी कनेक्ट नहीं होती है, तो आप ये रैप 111 VPN है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा मसले इंटरनेट के हल हो जाते हैं। अगर आप लिखें यहाँ पे 1111 तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। आप विंडो के लिए, मैक के लिए, जो भी आपका क्लाउड है इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री में VPN प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी जो भी फायरवॉल के या इस तरह के इश्यूज होते हैं जिससे कनेक्शन में डिसकनेक्शन हो सकते हैं, वो इसके फिक्स हो जाते हैं। तो पहले वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया फॉर सेफ साइड। अच्छा, ये हो गया कनेक्ट। तो हमारी इसमें टेबल प्लस के अंदर आए, हम इस पर दोबारा क्लिक करें तो वो हमें कनेक्ट करने देगा यहाँ पे सेम DB के साथ। तो उसका कनेक्शन सेव करने का फ़ायदा ये था, मैंने इसको क्लोज़ किया, दोबारा उसी कनेक्शन पे डबल क्लिक किया तो ये मुझे ओपन करके इसको कनेक्ट करने दे रहा है। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी फर्दर सारी जितने भी ऑपरेशंस हैं, कोई हमें टेबल क्रिएट करना है, जो भी हमने काम करने हैं वो सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे SQL एडिटर भी हमें प्रोवाइड किया गया। किसी भी टेबल को आप उसका डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन है। कोई रिकॉर्ड सपोज आप एक्सपोर्ट करना है, वो बता रहा है SQL जेसन, ये CSV जेसन या SQL किस फॉर्मेट में इस टेबल का डाटा आपने एक्सपोर्ट करना है। तो आप कहते हो मुझे जेसन फॉर्मेट में ये डाटा एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दे के एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो डाटा एक्सपोर्ट भी कर देगा पूरा टेबल। आपने इस टेबल में नई एंट्रीज को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके फ्रॉम CSV और फाइल चूज़ करेंगे, वो आपको इंपोर्ट भी करके दे देगा। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो फीचर हैं जो हमें कंपस में भी मिल रहे थे, सेम वही फीचर हैं। अच्छा, अब हमारी DB जो है वो कनेक्ट हो गई है, तो अब इस DB की मदद से हम SQL की क्यूरीज रन कर सकते हैं। यानी DB हमारी पोस्टग्रेस कनेक्टेड है, प्रोवाइडर क्लाउड प्रोवाइडर हम न्योन टेक यूज़ कर रहे हैं, और टेबल प्लस की मदद से हमने उसका प्रीव्यू जो है वो देख लिया है। अभी के लिए सिर्फ इसमें एक ही टेबल है, उसका नाम है प्लेइंग विद न्योन समथिंग, इस तरह का नाम है, प्लेइंग विद न्योन। एक टेबल इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे टेबल प्लस उसका साइज़ भी बता रहा है कि 32 KB है, 16 KB इसका साइज़ है, और बाकी सारी चीज़ें वो टोटल साइज़ भी बता रहा है। अच्छा, अब हमने करना यह है कि हम कुछ ऐसी कमांड सीखेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पे नई टेबल बना सकेंगे, सेम टेबल के अंदर नई एंट्रीज कर सकेंगे। लाइक इस टेबल में ID है, नेम, वैल्यू, 3 कॉलम है, वो हमें नज़र आ रहे हैं। जूम का फीचर नहीं देता ये, इसको जूम करने दे रहा है, मेन बॉक्स को नहीं जूम करने दे रहा। माइट भी नहीं हो फीचर ये वाला उसमें। अच्छा, अब अगर मैंने इस टेबल में से कुछ भी डाटा रीड करना है तो हम SQL की मदद से कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कमांड है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी डाटाबेस से काम लेना है तो SQL हो तो 3 काम करने पड़ेंगे। अगर कोई नया टेबल बनाना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है, फिर उसका स्कीमा बनाना है, फिर हम उसमें एंट्री कर सकेंगे। अगर किसी एग्जिस्टिंग टेबल से डाटा रीड करना है तो हमें कनेक्शन करना है और फिर उसके अंदर हम SQL की कमांड चला के डाटा रीड कर सकते हैं। तो एक कमांड, जैसे वहाँ पे NoSQL में हमने सारे टेबल में जितने भी डॉक्यूमेंट थे एक कलेक्शन में, वो रीड कैसे किए थे, डॉट फाइंड को चला के। यहाँ पे अगर SQL के अंदर हैं तो अगर हम एक टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा लेके आना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उसकी कमांड है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे प्लेइंग विद न्योन।
ये आपने, और एंड पे हमें ये सेमीकोलन जो है वो लगाना पड़ता है। इस कमांड की मदद से इस टेबल में जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सिलेक्ट स्टारिक फ्रॉम प्लेइंग नियॉन विद दिस, यहाँ पे ब्यूटीफाई का ऑप्शन दिया होता है। अगर समटाइम क्यूरी, इसको हम क्यूरी बोलते हैं, इसीलिए इस टैब का नाम भी एसक्यूएल क्यूरी है। तो इस क्यूरी को हम रन करने के लिए यहाँ पे रन करंट करके ऑप्शन दिया हुआ है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, मैं वही करना चाह रहा हूँ, इसको नीचे। इसकी मदद से क्या हो रहा है कि अगर सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्लेइंग विद नियॉन मैंने लिखा है तो वो आईडी, नेम, वैल्यू सारी चीज़ें मुझे रीड करके दे रहा है। सही है। अगर हमने कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है उसके लिए इंसर्ट इनटू है। अगर हमने कुछ भी इस पे वेयर की कंडीशंस भी लग सकती हैं, यानी एसक्यूएल क्यूरी को लिखने का सिंटैक्स है और उस सिंटैक्स की मदद से हम अपनी टेबल के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का मिलता जुलता काम हमने कोड में भी करना है। जो काम हमने यहाँ पे किया है, इसी तरह का मिलता जुलता काम हमने कोड में भी करना है, जिसकी मदद से हम एक टेबल में से सारे एलिमेंट लेके आना चाह रहे हैं वो रीड कर सकते हैं, या कोई नया टेबल में एंट्री ऐड करनी है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। डेटाबेस सेपरेट चीज़ है, फास्ट एपीआई सेपरेट चीज़ है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाना है तो हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमने पाईमोंगो का इस्तेमाल किया, डेटाबेस मोंगोडीबी थी, फास्ट एपीआई हमारा एपीआई बनाने के लिए हमने सर्वर लिखा हुआ था। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और इनमें डाटा ऐड, डिलीट, अपडेट या यानी CRUD अप्लाई करने के लिए हमने पाईमोंगो का इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एसक्यूएल के अंदर कि आप एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकते हैं फास्ट एपीआई के अंदर रहते हुए, और उसके अंदर वो आपको चारों ऑप्शन यानी डिलीट, अपडेट, एडिट, डिलीट, अपडेट, रीड के ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमें फास्ट एपीआई के अंदर अगर हमें सेम काम करना है तो हम फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल एक ऐसी समझो जिस तरह पाईमोंगो था ना, इसी तरह सेम मिलता जुलता एसक्यूएल मॉडल है। तो पाईमोंगो की मदद से हम जैसे कनेक्शन बना पा रहे थे, हम डाटा ऐड कर पा रहे थे, रीड, डिलीट, अपडेट कर पा रहे थे। इसी तरह अगर हमने एसक्यूएल में पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल मॉडल की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, इसमें हमें एसक्यूएल मॉडल के अंदर पहले तो डेफिनेटली हम मॉडल बनाते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं एसक्यूएल मॉडल को इस्तेमाल करने के। हम डायरेक्टली भी एसक्यूएल की क्यूरी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा और टेबल की क्रिएशन वगैरह भी यूआई से क्रिएट करना पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल मॉडल को। तो हमें कोड के अंदर हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे कि हमने कौन कौन से टेबल चाहिए और उस टेबल के अंदर कौन कौन सी हमारी कीज़ यानी कॉलम के नाम होंगे। और अगर वो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होंगे तो एसक्यूएल मॉडल खुद से हमारे पोस्टग्रेस एसक्यूएल डीबी के अंदर वो टेबल क्रिएट कर देगा। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कोड में एसक्यूएल मॉडल के अंदर, जिसकी मदद से हम सारे ऑपरेशन जो हैं वो कर सकते हैं। एलकमी भी यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल मॉडल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर फास्ट एपीआई में, थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू अल्कमी, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कमी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और भी हैं, जरूरी नहीं कि यही 2 यूज़ करने हैं। हर डाटाबेस के लिहाज से लाइब्रेरी बदल जाती है, लेकिन एसक्यूएल मॉडल जो है वो ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो देखने में आलमोस्ट वैसा ही है। अगर आप देखें इसको तकरीबन वैसे ही है जैसे हमने पाइडेंटिक का नहीं बनाया था, पाइडेंटिक के लिए मॉडल बनाया था, बेस मॉडल लेके पाइडेंटिक का, उसके अंदर फिर हमने डिफाइन करने शुरू कर दिए थे कि कॉलम कौन कौन सी कीज़ हमें रिक्वायर्ड है, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो इसका सिंटैक्स अगर एसक्यूएल मॉडल का देखें तो ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए ज़्यादा ईजी ये रहता है। क्योंकि वहाँ पे अगर हमने बॉडी पैरामीटर लेने हैं तो हमें पाइडेंटिक की मदद से बेस मॉडल तो बनाने पड़ते ही हैं, यानी टू डू का मॉडल बनाना पड़ता है। कोई भी अगर हमें एंटिटी को रीड करना है और उसको बॉडी में लेना है तो हमें पाइडेंटिक को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसी से मिलता जुलता सिंटैक्स होगा एसक्यूएल मॉडल के अंदर भी, तो ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू हम बिल्कुल एक नई जो है वो यूज़ करें सेटअप। अच्छा, अब अभी हम इसके कोड में नहीं जा रहे कि इसको हमने कैसे चलाना है, लेकिन समझो कि अगर हमारे पास यहाँ पे टेबल नहीं भी क्रिएटेड है जो हम टू डू का क्रिएट करना चाहते हैं,
तो कोड की मदद से हम कर सकते हैं और काफ़ी आसान है। जैसे इसने ये हीरो का क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे टू डू की, और उसको वो बोला टेबल ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम टेबल भी बना दो। और उसके बाद यहाँ पे आईडी, नेम, एज, सीक्रेट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये टेक्निकली हमारे कॉलम के नाम है। जैसे हमारी डेटाबेस में अभी 3 कॉलम है ना, आईडी, नेम, वैल्यू, तो वो समझो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे। सही है। तो अभी के लिए तो हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी के साथ। इसी तरह अगर हम कोई क्रिएट की क्यूरी चलाना चाहते हैं, उससे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कोई टेबल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये वो तरीका है जो मैनुअली है। मैनुअली मुराद इसमें हम कोई माइग्रेशन रन नहीं कर रहे, कोड से मैनेज नहीं कर रहे। इसका बहुत सारा नुकसान होता है। अगर आप डायरेक्टली क्यूरीज चला के, जैसे टेबल प्लस में आगे आप टेबल बना देते हो, कॉलम सेट कर देते हो, सारा काम तो हो जाएगा, लेकिन उससे काफ़ी मसले बनेंगे बाद में आपको, कि जब आपने अपनी डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है या एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में सेम काम करना है, तो उसको के अंदर हमें काफ़ी काम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोड लिखें इस तरह से, टेबल क्रिएट करें बट कोड की मदद से, यानी जिस तरह मॉडल हम बनाते थे पाइडेंटिटी का, उससे करें तो काफ़ी आसानी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैनुअली जो है वो टेबल प्लस यूज़ करके नए टेबल बनाएं। तो हम अभी के लिए तो टेबल प्लस यूज़ करके नया टेबल बना लेते हैं, उसमें कॉलम भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में हम जो है वो इस तरह से बेस मॉडल जो है वो बनाएंगे ताकि उससे टेबल क्रिएट हो, ताकि हमें मैनुअली टेबल प्लस से वो सारा काम ना करना पड़े। ऑल सेट। तो अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो हम एसक्यूएल के अंदर नो एसक्यूएल की तरह कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करेंगे जिससे हम डीबी क्रिएट करें। AWS में RDS का प्रोवाइडर भी है, उसको RDS DB बोलते हैं। वो भी पोस्टग्रेस एसक्यूएल DB ही है, लेकिन उसके पीछे अगर आप AWS से डायरेक्ट डेटाबेस का प्रोवाइडर लेते हैं उसको आप RDS बोलते हैं। सही है। वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सुपरबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्सेप कोई भी क्लाउड हो सकता है। हमें क्लाउड पैटर्न नहीं करता है हमारे लिए। हमने क्लाउड से DB क्रिएट की, उससे कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई, कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के हमने टेबल प्लस में अपना कनेक्शन बना के देखा कि उस DB के अंदर कौन कौन से टेबल हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम है, उसमें क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। सही है। फिर हम इसी टेबल प्लस से सारे काम कर सकते हैं। हम नए टेबल बना सकते हैं, हम किसी टेबल में से कोई डिलीट करना चाहते हैं रो, वो कर सकते हैं, कोई हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो सारे ऑपरेशन हम राइट फ्रॉम टेबल प्लस कर सकते हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया कि ये काम हम या सारी मैनेजमेंट यहाँ से नहीं करेंगे, इसको जस्ट प्रीव्यूअर की तरह रीड करने के लिए देखेंगे, ताकि अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि DB में कौन कौन से टेबल्स हैं वो मैं बनाऊँ यहाँ से। लेकिन जितने भी DB को राइट करने के ऑपरेशंस हैं वो हमेशा हमें कोड से करने चाहिए, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता रहता है। अदरवाइज हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो होती है। नहीं, अगर हम वो तो MongoDB में भी ऐसे ही है। अगर हमने एक इंसर्ट हम सेम डाटा के साथ भी अगर API कॉल कर रहे हैं तो वो तो एंट्रीज हो ही जाएंगी। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप यूनिक ट्रू कर सकते हो। लाइक आप कहते हो कि एक ईमेल का कॉलम है, लेकिन उसके अंदर हम एक नया फीचर ऐड कर देंगे, ये ईमेल सिर्फ यूनिक होनी चाहिए। तो अब लेट्स सपोज अगर आप वो यूनिक नहीं रखते और आप वहाँ पे जाके डुप्लीकेट दोबारा एंट्री करने की कोशिश करते हैं सेम ईमेल के साथ, तो वो एरर थ्रो कर देगा। वो कहेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे अक्सर आप कहीं साइन अप करें और अगर सेम ईमेल एग्जिस्ट कर रही हो तो वो कहता है कि ये ईमेल एग्जिस्ट कर रही है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो हमें समझो कि DB लेवल पे वो ऑपरेशन मिल जाता है, उससे हमें मदद मिल जाती है कि अगर वो ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। MongoDB में भी यूनिक का ऑप्शन है कि अगर आप ये चेक लगाना चाहते हैं कि ऑलरेडी एक जो है वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो दोबारा से एंट्री ना हो, तो हम कर सकते हैं ये काम। वो भी DB लेवल से ऑपरेशन हो जाता है। यानी समझो कि उसकी सेटिंग है जिसमें हम अलाउ कर देते हैं, फिर उसके बाद वो ऑपरेशन नहीं हो सकता। सही है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे डाटा टाइप ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, यूनिक ट्रू होना चाहिए, और वैल्यू की रेंज 0 से लेके 100 के दरमियान होनी चाहिए। तो वो सारे ऑपरेशंस हैं और उसको हम सेट कर सकते हैं। इवन अगर मैं आपको लेके जाता हूँ ना सुपरबेस से, आप ज़्यादा क्विकली समझ सकेंगे।
टेबल एडिटर, न्यू टेबल, या यूआई से आप इसको देख सकेंगे। अब मैंने बोला कि मेरे टेबल का नाम है जैसे टू डूज, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें ये टेबल किस अबाउट है वो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली लोकेशन। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे इस टेबल के अंदर। तो मैंने अभी कहा कि आईडी होगा, फिर वो कह रहा है इसकी टाइप क्या होगी। मैंने कहा कि उसकी टाइप होगी, यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे int 2 है, int 4 है। int 2 है क्या है, 2 बाइट इंटीजर होगा। int 4 क्या है, 4 बाइट इंटीजर होगा। int 8 क्या है, 8 बाइट इंटीजर होगा। float 4, float 8, न्यूमेरिक, जेसन। जेसन का मतलब क्या होगा कि हम जेसन स्टोर कर सकते हैं उस कॉलम में। जेसन भी बाइनरी जेसन स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट, एक मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने कुछ भी वैल्यू स्ट्रिंग सेव करनी है तो उसकी डेटा टाइप को हम एसक्यूएल में टेक्स्ट बोलते हैं। वार करैक्टर, UUID, डेट, टाइम, टाइम TZ, टाइम स्टैम्प TZ, टाइम जोन जिसे बोलते हैं। बुलियन, बुलियन से क्या होगा, ट्रू फॉल्स स्टोर हो सकता है। और बाइट A, ये सारी डेटा टाइप हैं जो लेट्स सपोज अगर मैंने आईडी को मेंशन कर दिया टेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी टेक्स्ट स्टोर हो सकता है। अगर मैंने आईडी को इंटीजर कर दिया मार्क, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। और इंटीजर 2 का मतलब क्या है कि 2 बाइट इंटीजर स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहाँ भी वो कह रहा है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि इसको हम प्राइमरी की क्या होती है कि एक ऐसी की एक टेबल के अंदर जिससे हम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। जैसे इस टेबल के अंदर ये आईडी एक प्राइमरी की हो सकती है, क्यों, हर रो के अंदर इसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या है, यूनिक है। अगर आप सेम इंसर्ट करोगे, समझो ये भी एक वैलिडेशन है, अगर सेम इंसर्ट करोगे तो वो एरर देगा, वो कहेगा कि एक प्राइमरी की वैल्यू दूसरी प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच नहीं कर सकती। तो 1 2 दफा नहीं आ सकता, वो 1 दफा ही आएगा। तो समझो कि अगर आप यहाँ पे आने के बाद इसको प्राइमरी मैनेज कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या हो रहा है कि ये आईडी ऑटोमेटिकली यूनिक हो रही है, क्योंकि प्राइमरी की डेफिनेशन ही यूनिक की है, तो वो यूनिक ही होती है। इसलिए इसकी डिफॉल्ट की भी नल नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की अगर नल है तो वो तो सारा टेबल ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी की आईडी को हमेशा पास करना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ये सेटिंग दे रहा है और उसमें वो कह रहा है कि ये यूनिक होनी चाहिए। और इस आइडेंटिटी का पैरामीटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन अ सीक्वेंशियल यूनिक नंबर टू द कॉलम। अगर आप इसको चूज नहीं करते तो फिर क्या होगा कि आपको हर दफा प्राइमरी की खुद से देनी पड़ेगी। अगर आप इसको चूज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस यूनिक को ट्रू कर दें तो वो यूनिक होगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट चूंकि वो कह रहा है कि आइडेंटिटी का मतलब ही ये ऑटोमेटिकली असाइन अ सीक्वेंशियल यूनिक नंबर टू दी कॉलम। अच्छा, अगर आप इसको स्ट्रिंग मार्क कर देते हैं यहाँ से, यानी या आप इसको कर देते हैं टेक्स्ट मार्क, अब ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे अब इसने सेटिंग भी ऑप्शन चेंज कर दी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि वो अब ऑटोमेटिकली तो तभी इंक्रीज कर पाएगा ना अगर वो इंटीजर होगा। अगर वो इंटीजर ही नहीं है तो फिर वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास UUID है। अच्छा, UUID क्या करती है, ये भी ऑटोमेटिकली समझो कि UID खुद से एक जनरेट कर देगी। अब इसमें 1 2 3 सीक्वेंस नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी यूनिक नंबर 17 डिजिट वाली आईडी होगी जो खुद से जनरेट हुआ करेगी, वो ऑप्शन भी होता है DB लेवल पे। तो अभी के लिए हम इसको इंटीजर 4 कर देते हैं और उसको कह देते हैं ये प्राइमरी की है और इज आइडेंटिटी उसकी ट्रू कर देते हैं। अच्छा, अब क्रिएटेड ऐड, हमने इसको कहा कि तुम्हारी टाइप है जी टाइम स्टैम्प। क्या टाइम है तुम्हारी, टाइम स्टैम्प क्या होता है, डेट और टाइम का मजमुआ। सिर्फ डेट में होती है डेट, यानी 4 डेट फर्स्ट मंथ की 4 डेट और 2025। टाइम क्या होता है, सिर्फ टाइम।
और टाइम स्टैम्प क्या होता है? डेट प्लस टाइम, उन दोनों का मुझे उसको हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं। अच्छा, टाइम स्टैम्प टीजी, इसका मतलब क्या होता है? टाइम स्टैम्प प्लस टाइम जोन भी उसमें होता है। तो लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूं कि फॉर डेट को यकम जनवरी 2025 और 10 o'clock, सही है, और उसके साथ टाइम जोन PST या टाइम जोन PKT। तो इस तरह करके उसमें हम टाइम जोन भी शामिल करते हैं कि ये टाइम पर किस कंट्री का, तो उसको हम TZ बोलते हैं, टाइम जोन स्पेशल। अब ये जैसे टाइम TZ है, तो टाइम TZ का मतलब क्या होगा? ये टाइम पर किस टाइम जोन का, मतलब PST का, IST का, PKT का, कौन सी उसका कंट्री का टाइम जोन। अच्छा, अब टाइम स्टैम्प और इसके साथ इसने लिख दिया नाउ। इस नाउ का डिफॉल्ट वैल्यू नाउ, नाउ का मतलब क्या होगा? जो करंट टाइम होगा। और ये इसने किस में लिखा है? डिफॉल्ट वैल्यू में। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज मुझे देने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस टेबल में एंट्री करूंगा, ना मुझे आईडी देने की जरूरत है, ना ही मुझे क्रेडिट ऐड देने की जरूरत है। क्यों? क्रेडिट ऐड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नाउ। नाउ क्या है? करंट टाइम। और टाइम क्या है? टाइम स्टैम्प, मतलब डेट एंड टाइम। और आईडी तो प्राइमरी की है, वो देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें भी कुछ सेटिंग है कि क्रेडिट ऐड यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट वैसे तो टाइम यूनिक होगा, लेकिन अगर आप इसको चेक कर देते तो ज्यादा वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर सेम मिली सेकेंड के अंदर कोई 50 रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो उन सब की क्रेडिट ऐड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यार एग्जैक्ट सेम टाइम पे कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप इस यूनिक को क्या कर दें? ट्रू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि यार सेम एग्जैक्ट टाइम के अंदर भी मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, इशू नहीं है, तो आप फिर इस यूनिक को ट्रू ना करें। इज नॉन लेबल, नॉर्मली किसी भी कॉलम के अंदर वैल्यू नॉल नहीं हो सकती है, यानी उसमें कोई भी बगैर वैल्यू एंटर किए आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप इज नॉन लेबल ट्रू कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू नॉल हो सकती है, यानी एम्प्टी वैल्यू भी हो सकती है। सही है। अच्छा, डिफाइन एज अ रे, इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसके अंदर जितनी उसकी लेंथ है वो वैल्यू उसकी कंसिडर होगी। लेकिन अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐड कॉलम, अब इसके अंदर आप दो तो उसने क्रिएट किए हुए थे, अब तीसरा कॉलम रखे। जैसे हम टू डूज को मैनेज करते हैं तो हमने क्या रखा था? टाइटल। अब इसकी टाइप क्या रखें? अब अगर आप इमेजिन करें नो एसक्यूएल को, वहां पे क्या था? हमने टाइटल रखा, साथ वैल्यू की इंसर्ट कर दिया। कोई नहीं बता रहे कि इसमें स्ट्रिंग जा रही है, क्या जा रहा है, वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री करने से पहले टेबल बना रहे हैं। अब टेबल बनाने के लिए हम वही काम कि टेबल का स्कीमा बना रहे हैं। हम समझो ये टेबल का स्कीमा है। अब ये स्कीमा आप UI से बना लें, ये स्कीमा आप एसक्यूएल की क्यूरी चला के बना लें, यही सेम स्कीमा आप जो है वो कोड के थ्रू यानी एसक्यूएल मॉडल की मदद से बना लें। काम एक ही कर रहे हैं। इसमें भी यही डिफाइन कर रहे हैं ना, आईडी क्या है? इंटीजर। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नन। वो प्राइमरी की है या नहीं? ट्रू सेट कर दिया। नेम क्या है? स्ट्रिंग। एज क्या है? इंटीजर। या क्या हो सकती है? नन। इसका मतलब ये वही है जो हम कह रहे हैं ना, नल लेबल ट्रू। तो इसका मतलब वही है कि आप वैल्यू नन दे सकते हो, कोई भी वैल्यू ना हो तो वो फिर भी रिक्वायर्ड नहीं है। इन शॉर्ट, डिफॉल्ट वैल्यू नन, इंडेक्स ट्रू। सीक्रेट नेम क्या है? स्ट्रिंग। यानी इसकी यहां पे हम str लिख रहे हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल टाइप एसक्यूएल में क्या होगी? टेक्स्ट, क्योंकि एसक्यूएल ने अपनी एक्चुअल टाइप सी कंसीडर करनी है। हाँ, बाहर कैरेक्टर भी हो सकती है। अब उसके लिए एसक्यूएल मॉडल के अंदर हमें वो सारी टाइप्स को हम स्टडी कर लेंगे कि लेट्स सपोज अगर हमने टेक्स्ट टाइप क्रिएट करनी है तो उसके अगेंस्ट str होता है। अगर आपने इंटीजर क्रिएट करना है तो उसके अगेंस्ट ये टाइप होती है। अगर आपने UUID क्रिएट करनी है तो एसक्यूएल मॉडल में उसकी ये टाइप है। तो समझो एसक्यूएल मॉडल की टाइप डिफरेंट है, उसने मैपिंग की हुई है एक्चुअल एसक्यूएल टाइप के साथ। तो जो हमारे पास वहां पे टाइप्स होती हैं वो डिफर हो सकती हैं। लाइक टाइम स्टैम्प क्रिएट करना है तो उसका स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट होगा।
ये है स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। स्कीमा मतलब जब समझो जो चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ना यूआई से, ये वाली, यही सेम चीज़ मैं एसक्यूएल मॉडल से क्रिएट कर रहा हूँ कोड में। अब उस मॉडल की मदद से मैं माइग्रेशन को रन करूँगा। अभी मैंने रन नहीं किया, तो जब तक वो तो कोड है ना, रन नहीं हुआ। जब वो रन होगी तो वो माइग्रेशन होगी। जैसे अगर मैं ये सारा टेबल क्रिएट करके सेव करता हूं तो मैंने एक्चुअली माइग्रेशन की है। पुरानी माइग्रेशन क्या होती है? पुरानी डेटाबेस की शेप कुछ थी, अब नई डेटाबेस की शेप कुछ और है, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो अगर मैंने ये 3 कॉलम क्रिएट कर दिए हैं और इसको कह दिया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कह दिया इसको, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये नलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। नल नहीं हो सकता, मैंने कहा सेट एज एम्प्टी स्ट्रिंग, या कह दूंगे नल हो सकता है। फिर सेटिंग के अंदर इज यूनिक मैंने कह दिया ट्रू। तो अगर मैंने लाहौर सेव किया तो दोबारा टाइटल लाहौर सेव हो सकता है? नहीं, क्योंकि इज यूनिक ट्रू कर दिया। अब ये करने के बाद मैंने सिर्फ इतना काम किया, मैंने सेव कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? टेबल क्रिएट कर रहा है और उसमें कितने कॉलम रख रहा है? 3। आईडी इंटीजर क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प और टाइटल टेक्स्ट। अच्छा, अब मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पे तो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, टाइम स्टाइल बाय डिफॉल्ट 9 हो जाएगा। ये भी मुझे देने की 2 चीजें जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा, यानी अब वैसे तो ये भी ऑप्शनल है क्योंकि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग किया हुआ है, तो हम सिर्फ इसको क्रिएट कर दें ना इस तरह, ये स्टिल फिर भी क्रिएट कर देगा कोई भी वैल्यू ऐड किए बगैर। क्यों? अगर हम अगेन एम्प्टी कर दें तो फिर इज यूनिक है ना। हाँ, अगर हम अगेन करेंगे तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसने हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को यूनिक भी सेट किया हुआ है। तो अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे लाहौर सेट करते हैं, बाकी चीज़ें तो ऑटो सेट हो रही हैं, ये हो गया। अब एक और दोबारा हम इंसर्ट करते हैं लाहौर के साथ ही, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट की वायलेट यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट कहते हैं कंडीशन को। तो वो कह रहा है आपने एक कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन लगाई हुई है कि टाइटल कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अब आप डुप्लीकेट एंटर कर रहे हैं तो मैं उसको एंटर नहीं होने दूंगा। अगर हम अगेन एम्प्टी कर दें तो फिर भी डुप्लीकेट। हाँ, वो एम्प्टी को तो कोई वैल्यू ही कंसिडर नहीं कर रहा ना, किसी वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेगा ना, तो एम्प्टी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो नल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कंपेरिजन हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आप देखें आईडी ऑटो जनरेट हो रही है, क्रिएटेड ऐड में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, वो भी खुद से आ रहा है। और चूंकि ये टाइम स्टैम्प था और टाइम स्टैम्प था टीजी वाला, इसके डेटा टाइप क्या है? टाइम स्टैम्प टीजी। तो इसलिए इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें पूरी डेट भी आ रही है, फिर टाइम भी आ रहा है, उसके बाद टाइम जोन भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि यार इस कॉलम के अंदर मैं, इस टेबल के अंदर मैंने मजीद कॉलम ऐड करने हैं, तो यहाँ प्लस का बटन दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि कॉलम का नाम लिखें। हम कॉलम का नाम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। अब एक मेरा टेबल था, उसमें 3 कॉलम थे, अब मैंने एक और कॉलम ऐड करना है। अगर ये करके मैं सेव करूंगा तो एक्चुअली क्या होगा? एक न्यू टेबल, ही टेबल यही होगा, उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और उस कॉलम की वैल्यू के अंदर, यानी समझो एक माइग्रेशन रन होगी, पुरानी डेटाबेस की शेप चेंज होके नई डेटाबेस की शेप बन जाएगी, इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो 3 कॉलम थे, अब 4 हो गए, तो समझो मैंने एक माइग्रेशन अप्लाई कर। लेकिन इस माइग्रेशन का कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। माइग्रेशन मैंने रन की है लेकिन इस माइग्रेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपके पास ये रिकॉर्ड है कि पहले हमने एक टेबल बनाया था, उसका नाम टूडूज था, उसके 3 कॉलम थे, फिर हमने उसके कॉलम कर दिए 4, फिर हमने उसके कॉलम कर दिए 5, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इसी चीज को जब हम कोड से मैनेज करेंगे तो हम इसके रिकॉर्ड भी साथ में बनाएंगे। रिकॉर्ड क्या होगा कि पहले डेटाबेस की पहले दिन शेप ये थी जब क्रिएट हुई, फिर ये माइग्रेशन अप्लाई हुई, मतलब एक शेप बदली, फिर ये शेप, ऐसे 50, 100, 200 शेप्स हो सकती हैं। और जो एंड वाली शेप है वो हमारी एक्चुअल शेप है जो डेटाबेस है, लेकिन वो ट्रांजिशन ऐसे ऐसे होती हुई हमारे तक वहां तक पहुंची है। इसका फायदा क्या होता है कि आप ने एक माइग्रेशन रन किया, आप वापस जा सकते हो किसी भी माइग्रेशन पे। लाइक आपने एक माइग्रेशन रन किया कि डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, अब चाहते हैं यार मैं पुरानी माइग्रेशन में चला जाऊं, तो आप रिवर्ट कर सकते हैं।
तो उससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन का टेबल कॉलम फिर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूआई से बगैर रिकॉर्ड के मैनेज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको कॉलम मैनुअली जाके एसक्यूएल की क्यूरी चला के डिलीट करना पड़ेगा या क्लाउड की यूआई से करना पड़ेगा। हमने डिस्क्रिप्शन नाम रखा, अब टाइप वो फिर से पूछ रहा है कि क्या टाइप होगी, मैं कह देता हूँ टेक्स्ट होगी, नल हो सकता है या नहीं हो सकता वो सेट कर लिया। प्राइमरी की इसको रखना चाह रहे हो नलेबल, इज यूनिक रखना चाह रहे हो नहीं, और साथ में सेव, तो साथ में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई। अब एक और कॉलम करना है। अब टेक्निकली समझो ये माइग्रेशन रन हुई है, बात समझे आप, ये हो हाँ हुआ यहाँ पे है, लेकिन बैकग्राउंड में समझो माइग्रेशन रन हुई है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यूआई से क्रिएट करने का मसला ये है कि कोई माइग्रेशन का रिकॉर्ड नहीं है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप एक डीबी बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं, आप फिर खुद से भूल जाएंगे कि मैंने क्या क्या चेंजेस अप्लाई किए थे। तो इसलिए हमने इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, यानी माइग्रेशन क्रिएट करनी है। अब माइग्रेशन का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, नॉर्मली एक तो माइग्रेशन का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास फाइल्स क्रिएट होती हैं माइग्रेशन की। दूसरा रिकॉर्ड हम एक माइग्रेशन करके टेबल भी बनाते हैं सेम डीबी में, जिसके अंदर बताते हैं कि पहले माइग्रेशन ये चल रही थी, अब माइग्रेशन ये चल रही है, उसके बाद माइग्रेशन ये थी, उसके अंदर भी एंट्री हम डालते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। एक माइग्रेशन का टेबल बनता है, उसमें सारी माइग्रेशन जो है वो रन होती हैं। खैर अभी तक आपको समझ आ गई सारी चीज़ें। तो अब आप यूआई से कर लें, आप एसक्यूएल की क्यूरी चला के कर लें। जैसे हम करते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या होगा, और टेबल का नाम रख लेते हैं टूडू। अब टूडूज तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसको हम बोल देते हैं न्यू टूडूज। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे वो सारे उसके स्कीमास भी डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या ख्याल है कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, यानी कौन कौन से कॉलम होंगे और उन कॉलम की टाइप्स क्या होंगी। तो वो अगर हम एक यहाँ पे ले लें, चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं इतना टाइम करने के बजाय। क्रिएट टेबल क्यूरी फॉर टू डूज टेबल इंक्लूडिंग कॉलम्स के नाम कौन कौन से होंगे, आईडी, क्रिएटेड ऐड, आईडी को बोल देते हैं ऑटो प्राइमरी की नंबर, और साथ में क्रिएटेड ऐड का क्या नाम रखा था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइम स्टैम्प नाउ, और टाइटल जो है क्या होना चाहिए मेरा, टेक्स्ट, एंड डिफ़ॉल्ट शुड बी यूनिक। उसके बाद और क्या था, डिस्क्रिप्शन, अभी तक हमने डिस्क्रिप्शन तक ही किया है ना, वही कर लेते हैं सेम। डिस्क्रिप्शन शुड बी स्ट्रिंग, और एक स्टेटस रख लेते हैं शुड बी बूलियन, कंप्लीटेड है या नहीं, स्टेटस मतलब कंप्लीटेड है या नहीं, शुड बी बूलियन। ये हमने वैल्यू सेट करके इससे क्यूरी ले लेते हैं। अच्छा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने न्यू टू डूज रख लिया था, उसके आगे बस हमने ये पेस्ट करना है ये चीज़। अब समझो कि जो काम हमने यूआई से किया था वही काम मैंने यहाँ पे किया है। आईडी है, सीरियल और प्राइमरी की है, क्रिएटेड है, टाइम स्टैम्प है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाउ है, टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट है और यूनिक ट्रू है, नॉट नल है, डिस्क्रिप्शन वार कैरेक्टर है 255 का, और स्टेटस क्या है, बुलियन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। अच्छा, अगर ये सारी है मैंने टेक्निकली काम यही कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसमें सारी चीज़ें डिफाइन करके साथ में टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज़ तो इंटरेस्टिंग है कि अच्छा वो हमने किसी दूसरी डीबी में किया था, ये तो न्यू टेक वाली है ना, तो इसमें हम सिर्फ टू डूज भी रख लें तो चल जाएगा, क्योंकि जो पहले हमने टेबल बनाया है वो सुपर बेस वाली डीबी में बनाया है, तो ये डिफरेंट डीबी है, तो इसमें ऐसे भी बनाएं तो चल जाएगा। अच्छा, इसको करने के बाद ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, अगर नहीं भी करना दैट्स इट। उसने ब्यूटीफाई करके बल्कि ज़्यादा ही ख़राब किया है वो ज़्यादा अच्छा था ना, पलटा जा रहा है।
इसको रन कमिट करेंगे, टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, रिफ्रेश नहीं हुआ, रन करंट कमिट भी करना पड़ता है यहाँ से हमें ना, कहीं से ऑलरेडी कमिट है लेकिन आना चाहिए ना इधर। रिफ्रेश का ही मैं ढूंढ रहा हूँ, या ये है, आ गया। ये एक आइकन छोटा सा दिया हुआ है रिफ्रेश का, क्योंकि रियल टाइम नहीं है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा कोई भी चेंज करते हो ना आप। लेकिन ये टेबल जो है ना वो टू डूज यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें वो कॉलम आ गया, आईडी, क्रिएटेड है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ में स्टेटस। अच्छा, अब ये सेम उतना काम हमने कर लिया जितना काम हमने सुपरबेस से यूआई से हैंडल किया था, उतना काम। अब इसमें कोई वैल्यू एंटर करनी है तो वो तो मैं यहाँ से इंसर्ट रो कर रहा था तो यहाँ पे वैल्यूज देता था तो इंसर्ट हो जाती थी। अब अगर मैंने एसक्यूएल के साथ इंसर्ट करनी है तो उसका सिंटैक्स डिफरेंट रहता है। क्या होता है उसका सिंटैक्स? ये मैं कोड आपको कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं हम, sqlqueries.txt। तो इसमें मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आपके पास रिकॉर्ड जो है रहे कि टेबल हमने क्रिएट किया था वो कैसे किया था। ठीक है, अब हमने इस टेबल में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था? टू डूज। अच्छा, वैल्यूज क्या होंगी वो हमें देनी है। अच्छा, पहली वैल्यू क्या होगी? आईडी वो ऑटो जनरेटेड नहीं होगी, वो हमने, और क्रिएटेड एट भी डिफॉल्ट होगा, वो भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं लाहौर, डिस्क्रिप्शन में एनी डिस्क्रिप्शन, और फॉल्स, ट्रू कर देते हैं, डिफॉल्ट में फॉल्स है। ठीक है, ब्यूटीफाई किया उसने, वैल्यूज को सेट कर दिया, रन कमिट। वो कह रहा है कि अच्छा पहले हमें कॉलम डिफाइन करने हैं, इधर से सेट कर लेते हैं, जितना टाइम अब लगाना है इसके ऊपर ये सेट कर देगा अभी। टू डूज और वैल्यूज में वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा, डबल स्ट्रिंग शायद लगा रहे हैं, सिंगल लगाना पड़ेगा। रो क्रिएटेड, टू डूज में जाएंगे, एक रो आ गई है मेरे पास, ऐसे ही है ना। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें। तो इस एसक्यूएल की क्यूरी को भी हम अपने पास सेव कर लेते हैं। क्रिएट करना, ऐड करना है तो इस तरह होगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, आगे फिर कॉलम बताएंगे और फिर साथ में वैल्यू देंगे, और टेबल क्रिएट करने का एक अलग से हमारे पास क्यूरी है। अच्छा, अब रीड करने की क्यूरी वो तो हमने देखा ही हुआ है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम, टू डूज और सेमीकोलन। हिट करेंगे तो वो सारी आ जाएगी। अगर हमें एक ही कॉलम लेना हो फिर अच्छा, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम, टेबल का नाम। अगर दो लेने हो तो कॉमा लगा के, आईडी बाद में टाइटल, क्योंकि हमने उस सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लिखा है वो। अगर स्टैटिक लगा दें तो सारे कॉलम आ जाते हैं। अच्छा, अगर हमने ये करना हो कि अभी के लिए स्टैटिक लगा देते हैं, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। अगर हम वेयर लगाना चाहें, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, अभी चूंकि एक ही है तो वो आ रहा है। अगर आईडी 0 कर दें तो नहीं आएगा, नल आएगा। आईडी 1 करेंगे तो फिर वो
आएगा। जिसने आइडियल किया है ऐसे टाइटल लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, लाइक करना है, लाइक सिमिलर वैल्यूज़ के लिए अगर हमने कोई सर्च अप्लाई करनी है, और बहुत सारे। लेकिन अभी के लिए हमने वेयर लगा लिया और सिलेक्ट लगा लिया। इसको भी मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए सेव कर देता हूँ। क्यूरी चला लिए। नॉर्मली तो हमें इस तरह की बेस क्यूरी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। या तो हम ज़्यादातर जैसे यूआई से हम कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे एसक्यूएल मॉडल है या एसक्यूएल अलकेमी है, उसकी मदद से हमने ऐड डिलीट अपडेट करना है, तो उसमें हमें बेस एसक्यूएल की क्यूरी नहीं चलानी पड़ती। अगर तो हम कोई भी थर्ड पार्टी टूल या लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर हमें ये बेस कमांड या समझो एसक्यूएल की क्यूरी चलानी पड़ती है। अगर हम एसक्यूएल मॉडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे हमने मोंगोडीबी में pymongo.find चलाया था, तो उसका हमने बेस फंक्शन नहीं चलाया, हमें लाइब्रेरी जो दे रही है वो चलाया। और वो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स कम होता है एज कम। अभी यहाँ पे देखिए कितना कम्प्लेक्स है, हमें सारी क्यूरी को याद रखना पड़ रहा है। अगर हम एसक्यूएल मॉडल में जाके सिलेक्ट लगाएंगे तो वहाँ सिर्फ एक फंक्शन है और उसके अंदर आप वेयर पास करके डाटा ले सकते हो। एज पूरी आपको सिलेक्ट स्टैरी की और इस तरह का सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, वैसे भी हम नॉर्मली ऐसे ही ट्रैक करेंगे कि हम खुद से मतलब ऑटोमेटिकली माइग्रेशन को मैनेज करेंगे। अदरवाइज इस तरह करेंगे क्यूरीज चला चला के, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमारे लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे अभी हम एक ही इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 3 इन्वायरमेंट होते हैं। इसको भी मैं लिख भी देता हूँ। उसमें 3 इन्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले डेव इन्वायरमेंट होता है, फिर क्यूए इन्वायरमेंट होता है, फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, क्यूए को हम नॉर्मली स्टेज इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, और डेव जो है वो डेव इन्वायरमेंट होता है। क्यूए या स्टेजिंग इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन। एक और भी लोग इन्वायरमेंट बनाते हैं, समटाइम 4 इन्वायरमेंट भी बनाते हैं, उसको हम यूईटी इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो डेव, क्यूए, यूईटी, प्रोडक्शन, ऐसे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब लेट्स सपोज हम यूईटी को निकाल भी दें तो अभी के लिए 3 इन्वायरमेंट तो हर एक प्रोजेक्ट में हम बनाते हैं। इस डेव का मतलब क्या है कि इसकी अपनी ओन, इसकी सेपरेट डेटाबेस होगी, इसकी एक लेदर डेटाबेस का इंस्टेंस होगा। स्टेजिंग और क्यूए का इन्वायरमेंट के अंदर लेदर डीबी का इंस्टेंस होगा, प्रोडक्शन में लेदर डीबी होगी। तो अब अज्यूम करो कि हमने डेव में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमने क्यूरी चला के एक टेबल क्रिएट कर दिया, तो वो कौन सी डीबी में क्रिएट होगा? डेव वाली में। अब हमने उसके अगेंस्ट कोई कोड किया है, यानी यूजर को कुछ डाटा दिखाया है, या कोई भी हमने क्यूरीज चलाई हैं। अब अगर हम स्टेजिंग के अंदर उसको रन करते हैं तो वो चलेंगी? वो कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेजिंग में वो टेबल बना ही नहीं है, एरर आएगा। अब फिर स्टेजिंग डीबी के अंदर भी मुझे वही कमांड दोबारा चलानी पड़ेगी, और अगर हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो फिर वही कमांड मुझे दोबारा चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोड मैं पहले डाल दूंगा और मैंने कमांड टीबी की नहीं बनाई हुई तो मेरा क्रैश आएगा, क्योंकि वो उस टेबल को रीड करने की कोशिश कर रहा है जो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हाँ जी, तीनों में सेम डेटाबेस, सेम टेबल, सेम चीज़ें होती हैं। वो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि एज्यूम करो कि प्रोडक्शन में यूज़र है, उसमें 1 मिलियन यूज़र्स बन गए हैं, और मैं डेवलपमेंट भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन में चूंकि हम कोड कर रहे हैं तो समटाइम कोड कैसे बिहेव करेगा, क्या एरर आएगा, मुझे नहीं पता ना। और अगर मैंने कोई डिलीट की क्यूरी चलाई है और मैं कोई वेयर कंडीशन लगाना भूल गया हूँ, या कुछ भी गलती हो सकती है ना, डेवलपमेंट है, कुछ भी गलती हो सकती है, तो वो क्या होगा? अगर वो क्यूरी चल गई और उसने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए तो क्या होगा? पूरी की पूरी डीबी खत्म हो जाएगी। और अगर 1 मिलियन यूजर थे, सारे यूजर जो हैं वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेबल, समझो कि फेसबुक पे हमने अकाउंट बनाया कभी, अब फेसबुक ने किसी एक टेबल के अंदर हमारे सारे अकाउंट का यूजर नेम का डाटा, ईमेल वगैरह सेव कर लिए, पासवर्ड। अब उनका डेवलपर गलती से वो डीबी डिलीट कर दे तो पूरी दुनिया के यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत ट्रिकी होता है। इसलिए हम डाटा प्रोडक्शन की डाटाबेस के अंदर कभी भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं, इवन तो प्रोडक्शन की डाटाबेस को कभी भी हम अपने कोड से, यानी लोकल में, जहां मैंने लोकल होस्ट पे मेरा कोड चल रहा होता है ना, लोकल 8000 पे, कभी मैंने उसके साथ भी प्रोडक्शन की डीबी को कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि कनेक्ट करने का मतलब है गलती से कोई कोड चला तो डीबी डाटा फ्लैश हो सकता है।
इसलिए हम इस इन्वायरमेंट को टच ही नहीं करते हैं। ये इन्वायरमेंट होता ही सिर्फ यूजर के लिए है। तो हम कोड करते हैं डेव इन्वायरमेंट में, और हमारी डेवलपमेंट की डीबी क्या होती है अलग। वहां भी मेरे पास आज़ादी है, मैं कोई भी टेबल डिलीट कर दूं, कोई भी टेबल बना दूं, कोई भी कॉलम ज़्यादा कम कर दूं। अब मैंने कर लिया, अब मैंने सारा काम कर लिया जो मैं करना चाहता था। अब मैंने कोड मूव करना है स्टेज इन्वायरमेंट के अंदर, यानी क्यूए इन्वायरमेंट के अंदर। अब मैंने अपनी डीबी को भी माइग्रेट करना है, यानी उसकी जो भी मैंने चेंजेस किए हैं ना, कॉलम कम ज़्यादा किए हैं, वो मैंने फिर क्यूए वाली डीबी में करने हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, जो टेस्टर हैं वो टेस्ट करेंगे जो आप लोगों ने नई चेंजेस की हैं उसकी वजह से कोई एरर या कोई ब्रेक तो नहीं हो रही है ऐप में, कोई क्रैश तो नहीं आ रहा। अगर वो कहेंगे कि आपका फीचर बिल्कुल ठीक चल रहा है और वो अप्रूव कर देते हैं आपके कोड को, फिर वो कोड हम प्रोडक्शन में रिलीज करते हैं और डीबी भी प्रोडक्शन में माइग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो अब अज्यूम करें कि हम कोई भी कोड लेवल पे माइग्रेशन मैनेज नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि डेव की डीबी मैंने लहदा क्यूरी चला के की, क्यूए में लहदा मैंने क्यूरी चला के की और प्रोडक्शन में लग। तो लेट्स सपोज मेरे पास 100 टेबल है और 100 में मैंने किसी में कॉलम कम किए, किसी में ज़्यादा किए हैं। अब मैंने प्रोडक्शन में कोड मूव करना है, तो मुझे कैसे पता होगा कि किस में मैंने क्या चेंज करना है। तो अगर ऐसा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है रिलीज देना, यानी हम अपना कोड प्रोडक्शन में नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हो जाती है। मैं रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसमें हमें यही प्रॉब्लम आ रही है। वो यानी कोड लेवल पे माइग्रेशन रन नहीं कर रहे, डेव में कोई भी कॉलम कभी भी कोई बना देते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं, और जब क्यूए में मूव करते हैं तो बहुत हमें एरर आते हैं, क्योंकि डेव वाली डीबी वाली सेम चेंजेस क्यूए में करना, जब डेव में 5-6 डेवलपर कोड कर रहे हैं, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से कर दिया, जब क्यूए में लेके जाएंगे तो सबका हिसाब रखना मुश्किल है। अब अगर कोई भी गलती होगी तो उससे क्रैश आते हैं, उन क्रैशेस को सॉल्व करते हैं तो टाइम ज़ाया होता है। अब क्यूए में तो कर सकते हैं, क्यूए में अगर डाउन भी हो जाए क्यूए एनवायरनमेंट तो वो तो टेस्टर ही टेस्ट कर रहे हैं, तो मसला नहीं है। तो अज्यूम करो वही अगर मिस्टेक प्रोडक्शन में जाके हो तो प्रोडक्शन में एक तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आप प्रोडक्शन की डीबी में जाके क्यूरी चला रहे हैं कोई भी डाटा एंट्री करने के लिए, डिलीट करने की, कुछ भी अगर कुछ भी गलत चल गया तो डीबी डिलीट हो सकती है। तो इसके फिर हम यानी इसलिए हम फिर कोड में माइग्रेशंस को मैनेज करते हैं, सही है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि डीबी के बैकअप भी रखते हैं, डेटाबेस का बैकअप भी होता है, क्योंकि डेवलपर कभी भी डेटाबेस डिलीट कर सकता है। तो उसका बैकअप हम हर 1 आवर के बाद बैकअप जो है वो रखते हैं। अगर कभी भी गलती से डीबी डिलीट हो जाए तो हम बैकअप को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। ऑटोमेट होता है, ऑटोमेट यानी क्लाउड, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हमने यूज़ किया है वो। हाँ, अगर आपने खुद से यानी उनका सॉफ्टवेयर यूज़ करके खुद से अपना सेटअप किया, प्रोवाइडर यूज़ नहीं कर रहे, फिर आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे, बैकअप लेने पड़ेंगे। हाँ जी, डंप डाटा अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, अब मेरे पास इसमें एक रिकॉर्ड है ना, हम एक ऐसा करते हैं, 1-2 और रिकॉर्ड ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम एक और रो ऐड हो गई। अगर एक और ऐड करनी है तो मैंने एक और टेस्ट भी ऐड कर ली, ठीक है। इसको होल्ड कर देते हैं। अब नहीं न्यू रो ऐड होगी ना यार, इसी में नहीं हो रही ना, मल्टीपल हो रही। अच्छा, मल्टीपल रोज ऐड हो गई। अब अगर लेट्स सपोज आपके पास जो है आपको वो डीबी की एक्सेस नहीं दे रहा, लेकिन आपको वो कह रहा है कि मैं आपको डंप दे देता हूँ, आप अपनी तरफ लोड कर लो। तो हम कैसे करते हैं, ये डीबी में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो 3 ऑप्शन दे रहा है, CSV एक्सपोर्ट करना है, जेसन एक्सपोर्ट करना है या SQL एक्सपोर्ट करना है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज SQL एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको वो कह रहा है कहाँ सेव करना है, मैंने कहा डाउनलोड में सेव कर दूँ। उसने सारा SQL जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, हो गए। अब ये जो फाइल मेरे पास आई है ना, इसको हम बोलते हैं डंप फाइल। क्या बोलते हैं, डंप फाइल। इस फाइल के अंदर अगर मैं इसको VS कोड में खोलूं तो क्या होगा,
इसमें सबसे पहले देखो ये टेबल क्रिएट करने का क्यूरी आ रही है, फिर इसके अंदर वो इंसर्ट इनटू करके वो सारा डाटा भी ऐड, ये इसको बोलते हैं डंप फाइल। क्या बोलते हैं? डंप फाइल। तो ये डंप डाटा उसने मुझे दे दिया है टेबल का। अब अगर मैंने इसी टेबल को मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट, ओके, यहां पे चेंजेस को कमिट करूंगा, टेबल क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। रिफ्रेश किया, टेबल अभी इसके अंदर नजर हमें नहीं आ रहा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एसक्यूएल डंप, इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के अंदर मेरे पास एसक्यूएल की डंप फाइल पड़ी थी, उसको मैं ले लूंगा todos.sql। अब ये सारा मुझे डंप दिखा रहा है, मैं कहूँगा इंपोर्ट, उसने इंपोर्ट कर दिया मेरे पास। यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली जो है वो शो होने लग जाएगा जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, और उसके अंदर वो तीनों रिकॉर्ड भी मेरे पास आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डंप फाइल। तो नॉर्मली वो डीबी बना लेते हैं, अगर वो उनकी प्रोडक्शन की डीबी है तो वो आपको नहीं देना चाह रहे या उसकी एक्सेस नहीं देना चाह रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो आपको डंप, उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट करनी है आप हमें डंप डाटा दे दें। हमें डंप चाहिए क्यों? दो रीजन की वजह से। एक तो मुझे पता नहीं है कि डीबी में कौन कौन से टेबल्स हैं। देखो लेट्स सपोज मैं अपनी नई डीबी बनाऊं तो मुझे क्या पता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेबल बनने हैं, और उन टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है ये भी नहीं पता मुझे। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं सारा कोड पढूं, कोड से देखूंगे कौन कौन से टेबल्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, फिर वो क्रिएट करूं और फिर सारी चीज़ें मैनेज करूं, तो वो फिर काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो अगर एज कम्पेयर टू अगर वो मुझे डंप फाइल दे देते हैं तो मैं इंपोर्ट करता हूं, सारे टेबल भी बन जाएंगे, उनका डाटा भी खुद से लोड हो जाएगा। तो वो नॉर्मली फिर क्या करते हैं, कुछ डमी डाटा रख के यानी कुछ रिकॉर्ड रख के उसके डंप बना लेते हैं ऐसे। फिर जब भी नया डेवलपर आता है तो उसको डीबी की एक्सेस नहीं देते, उसको डंप दे देते हैं। तो हम एज अ डेवलपर अगर आपने डंप करना है यूज़, तो हम टेबल प्लस टाइप इस तरह कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डीबी से कनेक्ट करते हैं अपनी लोकल डीबी से, या कोई अगर कोई सेपरेट इंस्टेंस बनाया हुआ है उसमें हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा डंप इंपोर्ट हो जाता है। सही है। तो आज का जो हमने जितनी भी क्लास इतनी डेप्थ में जाने की रीज़न ये है कि एसक्यूएल के अंदर छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो हमारी बेस बन गई है। जिस तरह हमने नो एसक्यूएल में बेस बना ली थी, इस तरह हमने बेस बना ली है। कल अब हमने क्या करना है, एसक्यूएल में एसक्यूएल मॉडल यूज़ करके CRUD अप्लाई कर देना, ऐड डिलीट अब अपडेट, यानी टू डूज का वो काम जो हमने एपीआईज बनाई थी नो एसक्यूएल के साथ, सेम एपीआईज हमने बनानी है एसक्यूएल के साथ। तो वो हमारा फिर आपको एसक्यूएल की भी समझ आ जाएगी। तो इस वीक की आपकी असाइनमेंट ये है, जिस तरह हमने लास्ट वीक में नो एसक्यूएल के साथ ऐप बनाया, इस वीक में आपने एसक्यूएल के साथ ऐप बनाना है। सही है। तो उससे हमारी जो डाटा बेसिस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, लाइक के लॉगिन साइन अप कैसे फ़र्क करते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, वो करने के बाद फिर डाटा प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे अगले स्टेप पे। सही है।